तो इलेक्ट्रिसिटी की आज की क्लास में हमें रेजिस्टेंस का सेकंड कॉम्बिनेशन डील करना है, जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंसेस को हम जनरली दो तरीके से कंबाइन करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें हम एंड से एंड को कनेक्ट करते हैं, यानी इनिशियल टर्मिनल होता है किसी रजिस्टर में और फाइनल टर्मिनल होता है। हम सेकंड टर्मिनल या फाइनल टर्मिनल को सेकंड रजिस्टर के इनिशियल टर्मिनल से जोड़ते चलते हैं और इस तरीके से पूरा सर्किट हमें सीरीज में मिल जाता है। पैरेलल में क्या होता है, हर रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल एक साथ जोड़ दिया जाता है और सभी रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल एक साथ जोड़ दिया जाता है। आप चाहें तो यहां ऑब्जर्व करें, ये पहला जो टर्मिनल है यहां पहला टर्मिनल से जुड़ गया है, इसका जो सेकंड टर्मिनल है इसके सेकंड टर्मिनल से जुड़ गया है। फिर ये दोनों टर्मिनल रिस्पेक्टिवली एक बैटरी से या सेल से जुड़ गए हैं, जिससे ये जल पाएंगे। ठीक है, यदि यहां पे कभी भी ये गड़बड़ होता है तो ये इस पर्टिकुलर बल्ब को इफेक्ट नहीं होगा। जबकि सीरीज सर्किट में क्या हुआ था, यदि एक बल्ब गड़बड़ करता है, फ्यूज होता है, सर्किट डिस्टर्ब होता है, तो सभी बल्ब जलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सप्लाई टूट जाएगी। यहां ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब हम डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं तो हम पैरेलल सर्किट पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और तीसरा कॉम्बिनेशन जनरली हम कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस के लिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम सीरीज और पैरेलल दोनों का यूज करते हैं। हालांकि स्टार और डेल्टा तरीके से भी रजिस्टर को कंबाइन किया जाता है, पर हमारे सिलेबस में हमें केवल और केवल सीरीज और पैरेलल और थोड़ा सा काम कंबाइंड या फिर आप कह सकते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे करना है। तो आज की क्लास में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे फोकस करने वाले हैं एंटायरली। नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करके जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिलता है उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लाएंगे और इन तीनों पर बेस्ड रादर हम कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करेंगे। आज की क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हमें पढ़ना है। चलिए बिगिन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने अभी इंडिकेट किया है, इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है और इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है जोड़ दिया गया है, इसका जो एंड टर्मिनल है सेकंड टर्मिनल है, और सेकंड वायर का या सेकंड बल्ब का या सेकंड रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है वो फर्स्ट बल्ब के सेकंड टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है। यानी दोनों के इनिशियल टर्मिनल एक साथ जोड़ दिए गए हैं, दोनों के फाइनल टर्मिनल एक साथ जोड़ दिए गए हैं और फिर ये एक सेल के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में क्या हुआ है, रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, सीधी सी बात है पैरेलल में ज्वाइन किए हैं। पर ये पैरेलल में ज्वाइन करने का मतलब समझ लो ना आप, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि सभी रजिस्टर का इनिशियल टर्मिनल एक साथ जोड़ दिया गया है, सभी रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल एक साथ या फाइनल टर्मिनल एक साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब दो रजिस्टर है तो दो के लिए बात कर लो, यहाँ पे दो हो गए। ये बल्ब एक तरीके का रेजिस्टेंस ही देता है, R1 R2। इसी तरीके से यहाँ पे तीन है तो तीन के साथ ये होगा, सभी का फर्स्ट टर्मिनल सेम है ना, सभी का सेकंड टर्मिनल यानी फाइनल टर्मिनल सेम है। ठीक है, ठीक, तो ये समझ गए, दे आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल। अब ज्वाइंड इन पैरेलल का मतलब समझ जाओ आप, मेन चीज ये है। यहां पे जब आप सीरीज की बात कर रहे थे तो आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस था, जबकि यहां पे यदि आप चाहते हो कि सर्किट में कम रेजिस्टेंस मिले तो आपको क्या करना चाहिए, उस सर्किट के एलिमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा रेजिस्टेंस हमें मिले तो आपको कहां यूज करना चाहिए, उसको सीरीज में यूज करना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने काम किया था और उन्होंने दो लॉ दिए थे, किरचॉफ का वोल्टेज और किरचॉफ का करंट। किरचॉफ का करंट लॉ यहां पे लगता है और ये चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है। अब आपको किरचॉफ वाला वर्ड यूज नहीं करना है क्योंकि ये काम आप 12th क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ ये बात आप कहें कि चार्ज कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो किरचॉफ ने सबसे पहले यूज किया था और उन्होंने कहा था कि चार्ज कंजर्व रहता है। और इस पर्टिकुलर डेटा से जो बात निकली थी और इस फैक्ट से जो बात निकली थी वो यही थी कि चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब जितना चार्ज भेजा जाएगा वही चार्ज बाहर निकलेगा। और चार्ज ही क्या कहलाता है टाइम के रिस्पेक्ट में? करंट, यानी जितना करंट एंटर किया जाएगा उतना करंट ही लीव करेगा। और पैरेलल सर्किट में करंट क्या होता है, वेरी करता है। वोल्टेज लेकिन क्या होता है, सेम बना रहता है। तो जितना वोल्टेज यहां है वही वोल्टेज यहां मिलेगा, वही वोल्टेज यहां मिलेगा, वही वोल्टेज यहां मिलेगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में जब कनेक्शन होता है वोल्टेज सेम रहता है। अब कोई तुमसे पूछे I1 कितना होगा, तो R1 तो पता ही है, तो I1 कितना आ जाएगा, वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस हमें पता है, V इज इक्वल टू IR होता है, I V/R होता है, तो V तो V ही है, R R1 है। ऐसे ही कोई पूछे I2 कितना होगा, तो V तो भाई V ही है, R2 रख दोगे तो I2 मिल जाएगा। ऐसे ही V तो आपके पास V ही है, लेकिन यदि R3 रख दोगे डिवाइड में तो I3 मिल जाएगा।
तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, I1 I2 और ये I3 की वैल्यू है, ध्यान रखना I3 निकाल सकते हो। ये मैंने यहाँ निकाला भी है, ये मैंने I1 निकाल के रखा है, ये मैंने I2 निकाला है, ये मैंने I3 निकाला है। अब मैं ये वर्ड यूज करने वाला हूं कि चार्ज कंजर्व रहता है, जितना करंट मैं एंटर कराऊंगा वही करंट लीव करेगा। I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। I की जगह मैंने रख दिया V बाय आर, I1 की जगह V बाय R1, I2 की जगह V बाय R2, I3 की जगह V बाय R3। यहां पे I इनकमिंग करंट है, I1 I2 I3 आउटगोइंग करंट है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही कहलाता है चार्ज कंजर्वेशन। और यही बात KCL में किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने भी बताई थी, जिसे किरचॉफ करंट लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम किरचॉफ करंट लॉ वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे चार्ज कंजर्वेशन। I करंट एंटर कर रहा है, I1 I2 I3 लीव कर रहा है, इसलिए I इन तीनों I1 I2 I3 के इक्वल हो जाएगा। I की वैल्यू रख दी, इन सब की वैल्यू रख दी, V इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो V कट गया, बचा क्या 1 बाय आर। R इफेक्टिव बोलो या R इक्विवेलेंट बोलो या सिंपली कैपिटल R बोलो, आपकी चॉइस है। ये होगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो जिस तरीके से वहां पे रिजल्ट आया था डायरेक्ट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां पे आपका रिजल्ट आता है 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इस तरीके से रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता है। सपोज दो रजिस्टर ही होते, जैसा मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ये दो ही रजिस्टर है। ठीक है, इसके लिए यदि मैं सर्किट बनाऊं तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, और इसे फर्दर यदि मैं सॉल्व करूं तो 1 बाय आर मुझे मिलेगा। ध्यान से देखना, मैं चाहूंगा ये आप याद रखो। यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम कितना मिलेगा मुझे, R1 मल्टीप्लाइड विद R2। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब मैंने एलसीएम का रूल बताया था, जो भी एलसीएम आए उसको डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। तो R1 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, R2, उस R2 का इंटू 1 में हो जाएगा। समझ गए होगे। फिर प्लस इस R2 का डिवाइड करो R1 R2 में, बचेगा R1, 1 का इंटू करो R1 में, तो ऊपर आ गया R1। अब बस आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी। रेसिप्रोकल इस साइड करोगे तो उस साइड भी मत करना पड़ेगा, यानी RHS में भी करना पड़ेगा। तो R1 इंटू R2 आ जाएगा ऊपर, और R1 प्लस R2 आ जाएगा नीचे। तो आज के बाद से दो रेजिस्टेंस के लिए या दो रजिस्टर्स के लिए आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। यानी यदि आपके पास दो रजिस्टर हैं और उन दो रजिस्टर पे आप काम करना चाहते हो, रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो सिंपली आप यूज करो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सपोज ये दो बल्ब रिस्पेक्टिवली 2 ओम के और 3 ओम के होते, सपोज ऐसा होता, तो इनका इक्विवेलेंट पूछा जाता तो क्या निकलता। सिंपल हम बोलते कि भाई इक्विवेलेंट होता है, या तो इस फार्मूला से करते, या हमें और जल्दी करना है तो हम बोलते इक्विवेलेंट होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और हमारा आंसर निकलता 6 डिवाइड बाय 5। और फर्दर यदि करना चाहो तो पॉइंट में निकाल लो, अदरवाइज इतना हमारा आंसर निकल जाता। तो ये बात आप ध्यान रखो। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आपको पैरेलल सर्किट के लिए मिल जाएगा। तो कभी भी रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उन सभी के इनिशियल एंड और फाइनल एंड एक पॉइंट ही होते हैं, और वहां पे जितना करंट इनकमिंग होता है वही आउटगोइंग होता है, और वोल्टेज सेम बना रहता है। इसलिए सबसे पहले तो कैपिटल I V डिवाइड बाय R होगा, और I1 भी बाय R1, I2 भी बाय R2, I3 भी बाय R3। V कॉमन लेके काट दिया तो रिजल्ट यहां निकलता है 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस सो ऑन। दो रजिस्टर है तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। फर्दर सॉल्व करके रिजल्ट आता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो 2 रजिस्टर के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी 2 से ज्यादा है तो आपको फिर यही फार्मूला लगाना है। 1 बाय R इफेक्टिव इज इक्वल टू 3 है तो 3 के लिए भी वैलिड है, हालांकि 2 के लिए भी ये वैलिड है, पर 2 के लिए ये फार्मूला जल्दी आंसर दे देता है, इसलिए हम ये वाला लगाते हैं। इसी फार्मूला से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई है कि यहां पे करंट डिवाइड होता है, यानी जिस तरीके से सीरीज सर्किट वोल्टेज को डिवीजन करता था, यानी वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करता था, उसी तरीके से एक पैरेलल सर्किट वोल्टेज की जगह करंट यहां डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो करंट डिवाइडर का काम करता है। तो कैसे करंट डिवाइडर का काम करता है मैं एक समझाता हूं, और ये करंट डिवीजन समझाने के लिए मैं 2 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन लेता हूं, और 2 रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के लिए आप ऐसा कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, सपोज आपने 2 रजिस्टर लिया, एक रजिस्टर यहां पे R1 है और एक रजिस्टर नीचे आपने लिया R2।
ये दो रजिस्टर को मैं ले रहा हूं समझाने के लिए कि किस तरीके से करंट डिवाइड होता है। यहां पे यदि पोटेंशियल मैं मान लेता हूं V है, तो क्या आप कह सकते हो कि यही पोटेंशियल R1 पे होगा? बिल्कुल यही पोटेंशियल R1 पे होगा और यही पोटेंशियल R2 पे होगा यदि पोटेंशियल यहाँ पे V है। और यदि यहां से करंट आई जा रहा है तो क्या यही करंट जाएगा? नहीं, यहां करंट अलग जाएगा, यहां अलग जाएगा। लेट से यहां I1 जाएगा, लेट से यहां I2 जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं करंट डिवीजन लगाते हुए चार्ज कंजर्वेशन का यूज करके कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग। किसी एंड पर, किसी नोड पर जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा, बिल्कुल बोलना चाहिए। I क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I V बाय आर होगा, ओम्स लॉ लगाया हमने। I1 कितना होगा? वोल्टेज तो सेम है, V बाय R1 होगा। तो ये डेरिवेशन आप 2 के लिए भी कर सकते हो, 3 के लिए भी कर सकते हो। ये 2 के लिए डेरिवेशन हो गया। यदि आप यहां से V कॉमन ले लो तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 आ जाएगा। अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, मैं वो क्लियर कर दूं। मैं इन सबको रखना चाहता हूं, मैं I की वैल्यू नहीं रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहां पे अलग तरीके से काम करना है। क्या अलग तरीके से? I इज इक्वल टू मैंने लिया, V मैंने बाहर लिया, एलसीएम मुझे मिला R1 R2, और ये एलसीएम लेने पर अभी आपने किया भी था, R2 प्लस R1 ऊपर मिलेगा। और यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी किस चीज की? V की वैल्यू मिल जाएगी। V की वैल्यू जहां भी मुझे रखना पड़े मैं रख दूंगा I टाइम्स R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। कैसे हुआ मैं समझा देता हूं। ये वाला पूरा पोर्शन ऊपर चला गया I के साथ, ये वाला पोर्शन नीचे आ गया I के साथ, तो ये आपको V मिल गया है। अब करंट डिवीजन में पहला करंट यदि आपको I1 निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है V डिवाइड बाय V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू, बोलो भाई, V बाय R, बिल्कुल। तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1। V कितना पता है? V पता है I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यही पता है। ये तो V पता है, R1 भी इंटू में आएगा नीचे। तो क्या ऊपर का R1 नीचे का R1 कट नहीं जाएगा? बिल्कुल कटेगा। तो I1 कितना आ गया? I1 चाहिए, यानी यहां का करंट चाहिए, तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लो। देखो इसका एनालिसिस करो, इसको अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लो, डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस का सम लो, और इनटू में टोटल करंट करो। ये रूल आपका कहलाता है करंट डिवीजन रूल। जबकि वोल्टेज डिवीजन में क्या हुआ था? R1 ही ऊपर लिया था हमने, नीचे R1 प्लस R2 लिया था, टोटल वोल्टेज लिया था। यहां उल्टा होता है, R1 पे चाहिए करंट तो R2 लेते हैं। सिमिलरली आप चाहो तो सिमिलरली लिख दो, या आप करके देख लो। I2 क्या आएगा? V डिवाइड बाय R2 आएगा, ठीक है। V की जगह आप रख दो I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और मल्टीप्लिकेशन में तो R2 है ही। R2 कट कर दो, यानी यदि आपको R2 पे चाहिए करंट तो क्या आएगा? पहले तो अपोजिट रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में, पूरे रेजिस्टेंस का सम डिनोमिनेटर में, और टोटल करंट का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये आप फॉर्मूला याद रखो। किस चीज के लिए? I2 करंट के लिए। तो इस तरीके से करंट डिवीजन यूज होता है। हालांकि कोई रिक्वायरमेंट इस फॉर्मूला की नहीं है। V एक बार हमें पता चल गया तो हम सिंपली निकाल सकते हैं V बाय R1 V बाय R2 से। लेकिन यदि कभी भी किसी क्वेश्चन में सिर्फ R1 R2 और टोटल करंट दिया हो तो फिर ये फॉर्मूला ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। अब यदि इतना आपको क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि इफेक्टिव क्या होता है, दो रेजिस्टेंस के लिए इफेक्टिव क्या लगाएंगे, वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, तो चलिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा एडवांटेज बता दूं मैं। पैरेलल सर्किट का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस एडवांटेज को मैंने ऑलरेडी सीरीज सर्किट में भी बताया है आपको। पहला एडवांटेज क्या है? सीरीज कनेक्शन में या तो सभी डिवाइस ऑन रहेंगी या तो सभी डिवाइस ऑफ रहेंगी। एक को ऑन करोगे सभी ऑन होंगी, एक को ऑफ करोगे सभी ऑफ होंगी। इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि
एनर्जी का या तो ज़्यादा कंजप्शन होगा या फिर हम जला ही नहीं पाएंगे एनर्जी, यूज़ ही नहीं कर पाएंगे एनर्जी। यहाँ पे पैरेलल में लेकिन जिस स्विच से क्या यूज़ करके जिस पर्टिकुलर डिवाइस को आप बंद करना चाहते हो वो बंद होगा। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली स्विचिंग का यूज़ होता है, आप सेलेक्टिवली ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो ये भी एक फ़ायदा है पैरेलल सर्किट का। यहाँ पे आप जिसको ऑन करना चाहो ऑन कर लो, जिसे ऑफ करना चाहो ऑफ कर लो। और क्या फ़ायदा है पैरेलल का देखते हैं। सीरीज़ के कंपेयर में ये फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। इसकी मदद से आप सीरीज़ के भी डिसएडवांटेज लिख सकते हो तो पैरेलल के एडवांटेज लिख सकते हो, या सीरीज और पैरेलल में आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। सीरीज कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें एक डिवाइस फेल हो गया या एक डिवाइस खराब हो गया तो सभी डिवाइस ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि यदि एक डिवाइस है, जैसे सपोज सीरीज में बल्ब कनेक्टेड है ये, और किसी कारण से यहां पे ये कनेक्शन लूज हो गया, ये बल्ब का फिलामेंट खराब हो गया तो करंट का जाना बंद हो जाएगा, जिस कारण से ये भी जलना बंद हो जाएगा, भले ही ये अच्छा है। ये सीरीज सर्किट का नुकसान है। तो ये फेल हो जाते हैं सभी डिवाइस। बट इन पैरेलल इफ वन डिवाइस फेल, सपोज पैरेलल में इसका फिलामेंट गया तो करंट यहाँ नहीं फ्लो होगा और ये नहीं जलेगा, लेकिन ये तो जलेगा क्योंकि इसमें करंट डिस्टर्ब नहीं होगा। इसमें करंट यहाँ से आके फिर यहाँ फ्लो होना जारी रखेगा और इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो होता रहेगा, ये बल्ब जलता रहेगा। तो पैरेलल सर्किट में ये फायदा है कि एक डिवाइस के फेल होने से बाकी सभी वर्क अच्छे से करते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते। तो ये भी एक फायदा है पैरेलल सर्किट का। और क्या फायदा है, इन सीरीज कनेक्शन ऑल डिवाइसेस विल गेट सेम करंट, सभी डिवाइसेस सेम करंट पाते हैं सीरीज में। अब यदि सीरीज में आप चाहो कि एक हम फैन लगा दें फिर हम उसी के साथ एक गीजर लगा दें तो ये बड़ा इम्पॉसिबल काम है। सीरीज सर्किट में जनरली ऐसे डिवाइसेस को ही कनेक्ट किया जाता है जो सेम रेटिंग के होते हैं, जैसे फैन कर लो या बल्ब कर लो। तो बल्ब भी जनरली शादियों वगैरह में भी देखते हो आप, तो वहां भी छोटे छोटे बल्ब वही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट बना ही इसलिए है जिसमें सेम तरीके की डिवाइस कनेक्ट हो। यदि आपको अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो आपको पैरेलल सर्किट ही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेंगे ये डिवाइसेस। यदि आप गीजर और बल्ब को एक साथ सीरीज में लगाते हो तो वो वर्क नहीं करेंगे, जबकि पैरेलल में लगाने पर वो फाइन वर्क करेंगे। बस वायर पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, वायर के रेटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंट डिवाइसेस नीड डिफरेंट करंट फॉर प्रॉपर वर्किंग, इसलिए पैरेलल डिवाइस में ये काम हो जाता है। ऑल डिवाइसेस टेकन फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, ये सब पैरेलल में ही कनेक्ट करना पॉसिबल है, इसीलिए डोमेस्टिक सर्किट पैरेलल में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाई डू वी यूज पैरेलल सर्किट फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो उसका रीजन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सेम करंट हमें नहीं देना होगा जब हम डिवाइसेस लेंगे अलग अलग, टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, इन सबको अलग अलग करंट चाहिए, इसलिए इनको पैरेलल में लगाना जरूरी है। ठीक है, पैरेलल में लगेंगे तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डेंस में इनमें करंट डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। अभी तक आपको पैरेलल सर्किट समझ में आ गया। पैरेलल सर्किट का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपने इसके करंट डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीखा कि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है, किस तरीके से होता है वो समझाया मैंने। फिर आपको मैंने एडवांटेज समझा दिया, और एडवांटेज ही नहीं है, सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस भी है। और ये इस बात का भी एडवांटेज है कि डोमेस्टिक सर्किट को पैरेलल सर्किट क्यों लिया गया, इसका कारण भी इसमें आपने समझ लिया है। सीरीज सर्किट में क्या नुकसान है ये समझ लिया है। तो कई क्वेश्चन का आंसर आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से या इन 3 पॉइंट से आपने निकाले हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ जब ये 3 ओम का और ये 6 ओम का पैरेलल में कनेक्टेड है। मैं आपको याद दिलाता हूं, कैपिटल आर आपने पढ़ा है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। क्यों यूज नहीं कर देते आप इसका? इसीलिए तो आपको सिखाया गया है कि जब 2 रजिस्टर लगे हों आप डायरेक्ट ये यूज करें। तो सीधी सी बात है, आपके पास R1 3 है, R2 6 है, R1 3 है और R2 6 है। 6 3 जा 18 ऊपर और 9 नीचे। 18 बाय 9 होता कितना है? 2 ओम होता है। तो 2 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेकिन यदि यही सीरीज में कनेक्ट होते तो कितना दे रहे होते? 9 ओम दे रहे होते। इसीलिए सीरीज सर्किट को बोला जाता है मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस देने वाला सर्किट, जबकि पैरेलल को बोला जाता है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस देने वाला सर्किट। क्या रीजन है, समझ गए? रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस हमें मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस देता है, जबकि सीरीज में हमें मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस
मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जब 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो फिर आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप उसको रेसिप्रोकल भी करके सॉल्व करें। फिर आपके पास ऑप्शन डायरेक्ट फॉर्मूले वाला नहीं है, यानी यहां पे आप क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे 1/r का, और 1/r होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये रूल आप यहां पे लगाएंगे और यहां पे 2, 3 और 5 का एलसीएम लेना होगा। तो 3 2 जा 6 और 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 एलसीएम यहां पे आएगा। इसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे, 30 में 2 का डिवाइड कर दें 15 आ रहा है, 15 1 में इंटू कर दें। 30 में 3 का डिवाइड करें 10 आ रहा है, 10 1 में इंटू कर दें। 30 में 5 का डिवाइड करें 6 आ रहा है, 6 1 में इंटू कर दें। तो ये 1/r आया है। अभी कितना आया भाई 1/r, 15 10 25 और 6 जोड़ा 31, 31/30, 31/30 आ रहा है मेरा ये। लेकिन मुझे r चाहिए, ये r है, r चाहिए तो मुझे रेसिप्रोकल लेना होगा इसका। तो r आ गया 30/31। किस यूनिट में आया है ये, ओम में आया है। पॉइंट में चाहिए, पॉइंट में निकाल लेना, अदरवाइज यही आपका आंसर है। तो जब भी आपके पास 2 से ज्यादा रजिस्टर्स होंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने किया। 2 हैं तो आप फिर ये सिंपल फार्मूला लगाएं, r इज इक्वल टू r1 इंटू r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब। 4 रजिस्टर हैं 1 ओम के। तो पहले तो मैं आपको रूल बता दूं, यदि आपके पास n रजिस्टर है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है लेकिन वो, तो क्या होगा उससे ये देख लें पहले। तो चलिए समझ लेते हैं पहले। तो सेम वैल्यू के रजिस्टर लगे हुए, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे 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 n रजिस्टर हैं और ये सभी पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड है। समझ गए, सभी कनेक्टेड है पैरेलल में, सबकी वैल्यू कैपिटल R है। n है लेकिन ये वैल्यूज में, तो n है तो क्या हुआ, इनका इफेक्टिव क्या होगा बता दो आप इतना। अभी डिराइव करते हैं। इफेक्टिव होगा 1/r, ई लिख देता हूं इफेक्टिव को, ठीक है। आगे ये क्या होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। कितनी बार, n बार है तो n बार 1/r, और n बार कोई सेम चीज लिखी जाए तो वो क्या होती है, n टाइम्स दैट चीज, ठीक है, n टाइम्स 1/r हो जाएगा। ये 1/r इफेक्टिव की वैल्यू है। और यदि मुझे यहां से r e चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो r ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, तो 1/n कैपिटल R मुझे मिल जाएगा। यानी यदि मैंने यहाँ पे R इफेक्टिव निकालने का सोचा तो कितने कनेक्ट किए हैं 4, तो 1/4, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से मेरा आंसर इफेक्टिव वैल्यू का आएगा 1/4 ओम। और यदि मैं इसको पॉइंट में बदलूं तो ये मुझे मिल जाएगा 0.4 2 8 और 4 5 20, 0.25 ओम। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। समझ गए होंगे, इजी है, सिंपल है। ये आप एक डेरिवेशन भी पढ़ चुके हैं जिसको आप याद रखें, इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे n इंटू आर होता है, यहाँ पे 1/n टाइम्स r होता है, सीधी बात, यही हुआ था ना, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 5, 8 और 3 ओम है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस डायरेक्ट बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/r होता है 1/5, 1/8 और 1/3। 8, 5 और 3 का एलसीएम लें। 5 और 3 तो प्राइम है, 5 3 15 देंगे। 15 और 8 का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो 15 और 8 भी किसी से कटते नजर आ नहीं रहे हैं, तो चलो एलसीएम तो हम इनका प्रोडक्ट ही ले लेते हैं। 15 और 8 का प्रोडक्ट क्या होगा, अभी तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 इंटू 8 इंटू 3 लिख देता हूँ। इसमें डिवाइड हम 5 का करेंगे, बचेगा 8 3 24, 24 का इंटू 1 में। इसमें डिवाइड 8 का करेंगे, बचेगा 5 3 15, 15 का इंटू 1 में। इसमें डिवाइड करेंगे 3 का, बचेगा 8 इंटू 5, 40 का इंटू यहाँ, ठीक है। ऐसा एलसीएम लेने से भी गड़बड़ होगा नहीं, हालांकि एलसीएम इसका यही आएगा। ये नहीं भी आएगा तो कुछ और आएगा तो कट जाएगा वो। तो 24, 5 4 9 और 0 9, फिर 4 1 5 4 2 7, 79 और नीचे आ रहा है 120।
अच्छे से देख लो। तो R आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 79। ये ओम में आएगा, और पॉइंट में निकालना है तो मैं आपको बिल्कुल अलाउ करता हूँ, निकाल लो, अदरवाइज मैं तो यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, समझ गए बच्चों? देख लो एक बार, एलसीएम देखना है तो 5 इंटू 8 इंटू 3, 5 का डिवाइड किया तो 8 3 जा 24, 8 का डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, 3 का डिवाइड किया तो 8 5 जा 40, 40 का इंटू होता जाएगा इसमें। ये आएगा 5 और 4 9, फिर ये 4 और 1 5 और 2 7, 79 बाय 120, 120 बाय 79 आर आ जाएगा, क्योंकि ये 1 बाय आर निकल रहा था, तो इफेक्टिव आ गया 120 बाय 79। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का हम ले लेते हैं, और फिर ये पैरेलल सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तैयार हो जाए। फाइंड द पैरामीटर्स इंडिकेटेड इन द सर्किट। 24 वोल्ट का हमने सप्लाई यहाँ पे दिया है, तो क्या इस जगह पे 24 वोल्ट जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या इस जगह पे 24 जाएगा? बिल्कुल 24 वोल्ट ही जाएगा। क्या इस जगह पे 24 वोल्ट जाएगा? हाँ। क्या इस जगह पे 24 वोल्ट जाएगा? हाँ भाई। ठीक है, तो कितना हो गया आपका I1? I1 हो गया V इज इक्वल टू आई आर होता है, बोले होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर होगा, बिल्कुल होगा। तो यदि फर्स्ट केस में आपको I1 चाहिए तो V तो सेम है, बस R1 बदल दें, क्योंकि R1 अलग है ही। V कितना है? 24, R1 कितना है? 10, कितना आ गया? 2.4 एम्पियर। बिल्कुल रिस्पेक्टफुली जैसा मैं कर रहा हूं, समझते चलें, देखते चलें। अब बताएं I2। I2 होगा V बाई R2। V कितना है? V है 24, R2 कितना है? R2 है 20। एक बार तो 2 से काटो 12 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करो 1.2 एम्पियर आएगा। चलो ठीक, I3 करो भाई, I3 निकालो। क्या होगा I3? V डिवाइड बाय R3। V कितना है? 24 है। R3 कितना है? 30 है। 3 से कितनी बार कटेगा? 8 टाइम्स, और 10 का डिवाइड करोगे 0.8, किस यूनिट में? एम्पियर में। बहुत बढ़िया। I4 भी होगा V बाय R4। V तो सेम रहना है, पैरेलल सर्किट है ये। V कितना है लेकिन? 24 वोल्ट है, जो सेम रहेगा। डिवाइड बाय कितना? 40। पहले तो 4 से डिवाइड करो, 4 6 या 24, और डिवाइड बाय 10, 0.6 एम्पियर। अब हुआ ये है प्यारे बच्चों, करंट डिवीजन लगा है, जो ये I आया है वो 4 I1, I2, I3 और I4 में बट गया है। तो ये करंट यहाँ से I निकला है, और ये ध्यान से देखो तो I1 में, फिर I2 में, फिर I3 में, और फिर I4 में 4 भागों में बट गया है। या तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद V पता है तो V बाय R कर दो, तो I निकल जाएगा। या फिर I निकालने का एक शानदार तरीका जो मैं बता रहा हूं वो आप लगा दो, पिछली क्लास में भी हमने देखा था, और आपको इस लेक्चर में भी मैंने बताया है कि चार्ज कंजर्वेशन लगता है, जितना करंट एंटर करता है उतना करंट लीव करता है। ये चार्ज कंजर्वेशन का फंडा है, और ये किरचॉफ करंट लॉ का भी फंडा है। हालांकि हम किरचॉफ करंट लॉ वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी KCL नहीं है, लेकिन 12th क्लास में आपको यही चीज KCL KVL नाम से पढ़ना है। तो अभी से थोड़ा सा आइडिया ले लो, यदि बाद में साइंस लेने वाले हो तो I कितना होने वाला है? I1 2.4, I2 1.2, I3 0.8, और I4 0.6। चलो इसको ऐड करते हैं, 8 और 6 14, 14 और 2 16, और 4 20, 0 आ गया, 2 बचा, तो 2 यहां बचा, ये 2, ये 1 3, और ये 2 5, 5.0 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, यानी कैपिटल I की वैल्यू 5 एम्पियर है।
बाकी I1, I2, I3, I4 तो आपने निकाल ही लिया। अब यदि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा V डिवाइड बाई I। इस सर्किट का V कितना पता है, इस सर्किट का V हमें 24 वोल्ट पता है। करंट टोटल कितना निकाल लिया हमने, 5 निकाल लिया। तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और बचा 4, 40 हो गया। 5 8 ज़ा 40, 4.8 ओम। तो एक और तरीका है रेजिस्टेंस निकालने का, आपको समझ में आ गया होगा क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। देखो उसको भी मैं कर देता हूं, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, कर दूं, देखो कर दिया जाए। 1/R, हालांकि इससे ज्यादा इजी हुआ है आपका, पर ऐसा आप करना चाहो तो ऐसा कर लो। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 और प्लस 1/40, यही हुआ है। अब एक काम करो, एलसीएम ले लो। तो 1 2 3 4 इन सब का एलसीएम आएगा 120। तो यहां से 10 डिवाइड करो 12, 20 डिवाइड करो तो 6 और 30 डिवाइड करो तो 4 और 40 डिवाइड करो तो 3। 25/120 आ रहा है, ये 1/R आ रहा है, याद रखना। यदि हमें R चाहिए तो हम 120/25 करेंगे। ये साफ साफ 25 5 से कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया 5, तो ये आ गया 4.8 ओम। और यही आपने यहां भी निकाला है, आ गया सेम। तो आप या तो 1/R करके निकाल लें, इस फार्मूले से भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने I1, I2, I3, I4 निकाल लिया, जिसे तो हमें निकालना ही पड़ता और इसी तरीके से निकालना पड़ता। तो उम्मीद है कि आप ये सब समझ गए हैं और अच्छे से इसको सीख लिया है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं मिक्स्ड सर्किट्स लाऊंगा, जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सीरीज पैरेलल के अलग अलग भी हो सकते हैं, तो सबको करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक शानदार मिसलेनियस क्वेश्चन का क्लास आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद फिर हम लोग हीटिंग इफेक्ट और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे कि किस तरीके से हमारे मीटर में बिजली का बिल हमारा बनता है। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए इफेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें से एक इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। और कुछ इफेक्ट्स आप लेटर ऑन भी पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट, एक पूरा चैप्टर है आपके 10th क्लास में। इसके अलावा केमिकल इफेक्ट, उसकी बात भी आप केमिस्ट्री में करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत शानदार तरीके से इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कर चुके हैं। इस वीक में ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में एंड करता हूँ। थैंक यू क्लास।